अमावस की काली रात थी। हवाएं ऐसे चल रही थीं, मानो कोई रो रहा हो। पूरे गांव में सन्नाटा था, लेकिन गांव के किनारे बने माधव और गजेंद्र के घरों के बीच वाली पुरानी दीवार के पास कुछ अजीब हलचल हो रही थी। गजेंद्र हाथ में लालटेन और कुदाल लिए उस दीवार के पास कुछ ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सा लालच। बस आज की रात, अगर उस पुराने नक्शे की बात सच निकली तो इस माधव की जमीन के नीचे दबा वो पुरखों का सोना मेरा होगा। बस मुझे किसी तरह इस दीवार को गिराना होगा और इल्जाम माधव पर लगाना होगा। गजेंद्र अभी खुदाई कर ही रहा था कि अचानक जमीन के नीचे से एक भारी और डरावनी आवाज आई। धड़ाम, जैसे कुछ बहुत भारी चीज गिरी हो। गजेंद्र डर के मारे पीछे हट गया। बाप रे, ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई देख तो नहीं लिया? नहीं, सब सो रहे हैं। लेकिन ये आवाज, ये तो जमीन के बहुत अंदर से आई है। जरूर सोना यही है। अगली सुबह सूरज निकलते ही गांव में शोर मच गया। माधव और गजेंद्र के बीच की वो पुरानी दीवार गिर चुकी थी। माधव अपनी टूटी हुई दीवार को देख सिर पकड़कर बैठा था। अरे गजेंद्र भाई, ये क्या अनर्थ हो गया? कल रात तक तो यह दीवार बिल्कुल ठीक थी, अचानक ये कैसे गिर गई? और देखो, मेरी तरफ का कितना हिस्सा दब गया है। अरे ओ माधव, तुम मुझसे पूछ रहे हो? जरूर तुमने ही रात को अपनी जमीन बढ़ाने के चक्कर में इसकी नींव खोदी होगी। अब देखो, मेरा भी कितना नुकसान हो गया। मेरी गाय बंधी थी वहां, वो तो बाल बाल बच गई। अरे भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं दीवार गिराकर अपना ही घर क्यों तोड़ूंगा? भगवान गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ गजेंद्र भैया, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। कल रात बहुत तेज हवा चल रही थी। हो सकता है पुरानी होने की वजह से दीवार गिर गई हो। आप हम पर इल्जाम मत लगाइए। बस, अब ये रोना धोना बंद करो सुमित्रा। मुझे सब पता है। गांव में बात फैल गई है कि तुम्हारी जमीन के नीचे कुछ है, इसलिए तुम खुदाई कर रहे थे। जमीन के नीचे? क्या है जमीन के नीचे? भाई, मुझे तो कुछ नहीं पता। आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? देखो माधव, अब बात बढ़ गई है। ये दीवार अब दोबारा तभी बनेगी जब तुम इस जमीन का ये हिस्सा मेरे नाम कर दोगे। वैसे भी तुम्हारी ये जमीन बंजर होती जा रही है। माधव हैरान था। एक टूटी दीवार के बदले गजेंद्र उसकी पुश्तैनी जमीन मांग रहा था। माधव को गजेंद्र की आंखों में वो लालच दिखाई दे रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दोपहर के वक्त माधव उदास होकर गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां गांव के बुजुर्ग हरिया काका आते हैं। क्या हुआ माधव? चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? मैंने सुना तुम्हारी और गजेंद्र की दीवार गिर गई। हाँ काका, लेकिन बात सिर्फ दीवार की नहीं है। गजेंद्र भाई अजीब बर्ताव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने जानबूझकर दीवार गिराई क्योंकि मेरी जमीन के नीचे कुछ है। काका, आप तो हमारे बाप दादाओं के समय से यहाँ हैं। क्या मेरी जमीन में कोई राज है? राज। देखो बेटा, पुरानी कहानियां तो बहुत हैं। कहते हैं कि सालों पहले जब अकाल पड़ा था तो एक साधु ने उस जमीन पर एक श्राप और एक वरदान दोनों दिए थे। लेकिन वो सब कहने सुनने की बातें हैं। गजेंद्र जरूर किसी और फिराक में है। कैसी फिराक काका? हम पड़ोसी हैं, सुख दुख के साथी हैं। वो ऐसा क्यों करेगा? जब इंसान की आंखों पर लालच का पर्दा पड़ता है तो उसे पड़ोसी का धर्म नहीं, सिर्फ अपना फायदा दिखता है। तुम सावधान रहना। मुझे कल रात गजेंद्र के घर की तरफ से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थीं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मंत्र? लेकिन गजेंद्र भाई तो पूजा पाठ में इतना मानते नहीं। ये सब क्या हो रहा है काका? मुझे डर लग रहा है। रात हो चुकी थी। गजेंद्र अपने घर के अंदर एक तांत्रिक के साथ बैठा था। वही तांत्रिक जिसने गजेंद्र को उस नकली नक्शे और खजाने के बारे में बताया। गजेंद्र, मेरा काम देखा? दीवार भी गिर गई और माधव डर भी गया। अब बस एक चाल और, फिर वो खुद अपनी जमीन तुम्हें सौंपकर गांव छोड़कर भाग जाएगा।
लेकिन बाबा, वो आवाज कल रात जब मैं खोद रहा था तो जमीन के नीचे से बहुत डरावनी आवाज आई थी। मूर्ख, वो तो बस हवा का दबाव था जो सालों से बंद जमीन के खुलने पर निकला। वहां सिर्फ सोना है, सोना। और उस सोने तक पहुंचने के लिए हमें माधव को डराना होगा। कल रात हम ऐसा तमाशा करेंगे कि माधव की रूह कांप जाएगी। ठीक है बाबा, मुझे वो सोना चाहिए। बिरजू शहर से आ गया है, उसे बहुत पैसे चाहिए अपना व्यापार शुरू करने के लिए। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पड़ोसी का धर्म जाए भाड़ में। गजेंद्र के मन में केवल लालच ही नहीं था, बल्कि एक डर भी बैठ गया था। तांत्रिक भूंदू ने उसे डराया था कि यदि उसने वो खजाना नहीं निकाला तो उसके पूर्वजों की आत्माएं उसे कभी माफ नहीं करेंगी। गजेंद्र ने बिरजू को पास बुलाया। बेटा देख ये नक्शा, ये मुझे उस तांत्रिक ने दिया है। इसमें साफ दिख रहा है कि माधव की जमीन के उस कोने पर जहां पुरानी बेरी का पेड़ है, वहां 7 पीढ़ियों का सोना दबा है। बिरजू, जो शहर से तकनीकी शिक्षा लेकर आया था, पहले तो हंसा। पिताजी, ये सब अंधविश्वास है। आज के जमाने में कोई खजाना ऐसे नहीं मिलता। लेकिन गजेंद्र ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। बेटा, तू शहर में व्यापार शुरू करना चाहता है ना? करोड़ों रुपए कहां से आएंगे? क्या तू चाहता है कि तेरा बाप उम्र भर इस मिट्टी में सर मारता रहे? एक बार वो सोना मिल जाए, फिर हम ये गांव छोड़ देंगे, शहर में कोठी बनाएंगे। बिरजू के मन में भी धीरे धीरे लालच घर करने लगा। उसने सोचा कि अगर वाकई वहाँ कुछ है, तो वो अपनी आधुनिक मशीनों जैसे मेटल डिटेक्टर का उपयोग करके उसे ढूंढ सकता है। यही से बाप बेटे ने मिलकर माधव के खिलाफ साजिश रचना शुरू किया। माधव और सुमित्रा सो रहे थे। अचानक उनके आंगन में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। हहू, जैसे कोई जानवर भी नहीं और इंसान भी नहीं। साथ ही आंगन में पड़े बर्तन अपने आप गिरने लगे। अरे सुनिए, सुनिए, उठिए ना, बाहर देखिए कैसी आवाजें आ रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? कौन है? रुको, मैं लालटेन जलाता हूँ। माधव ने जैसे ही लालटेन जलाई और दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसकी टूटी हुई दीवार के पास एक सफेद साया खड़ा है। वो साया हवा में झूल रहा था। कि कौन है वहां? कौन है भाई? ये जमीन छोड़ दो माधव, ये जमीन मेरी है। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। माधव और सुमित्रा डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। वो साया अचानक गायब हो गया। मैंने कहा था ना आपसे, ये जमीन शापित है। गजेंद्र भैया सही कह रहे थे, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमें ये जमीन उन्हें दे देनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। जान है तो जहान है। नहीं सुमित्रा, मेरे पिताजी कहते थे कि अपनी मिट्टी माँ होती है। माँ को डर के मारे छोड़कर नहीं भागते, और मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। भूतों को जमीन जायदाद से क्या लेना देना? वो तो मुक्ति चाहते हैं, जमीन नहीं। अगले कुछ दिनों तक गजेंद्र ने गांव की चौपाल पर बैठकर अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। गजेंद्र ने गांव वालों से कहा, भाइयों, आपने गौर किया? माधव के खेत में फसल अब पहले जैसी नहीं होती। लोग कह रहे हैं कि उसने अपनी जमीन पर कुछ टोना टोटका करवाया है। रात को वहां से अजीब रोशनी आती है। गांव के लोग स्वभाव से भोले और थोड़े अंधविश्वासी थे। माधव को शक की निगाह से देखने लगे। जब माधव कुएं पर पानी भरने जाता तो लोग उसे देखकर कानाफूसी करते। माधव ये सब समझ नहीं पा रहा था। उसने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, मुझे समझ नहीं आता कि गांव वालों को क्या हो गया है। कल रामू ने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। क्या गरीबी इतनी बुरी चीज है कि लोग इंसानियत भूल जाते हैं? घबराइए मत, सच की नाव डगमगाती जरूर है पर डूबती नहीं। तांत्रिक भोंदू सिर्फ गजेंद्र को नहीं लूट रहा था, वो पूरे गांव पर अपनी धाक जमाना चाहता था। उसने गजेंद्र को एक विशेष बलि देने के लिए उकसाया। गजेंद्र, वो सोना ऐसे नहीं निकलेगा। तुम्हें उस जमीन पर काली मुर्गी की बलि देनी होगी और आधी रात को खुदाई करनी होगी। तांत्रिक ने अपनी डरावनी आवाज में कहा।
गजेंद्र अब पूरी तरह उसके वश में था, लेकिन बिरजू को ये सब नागवार गुजर रहा था। उसे लगा कि बाबा ढोंगी है, पर उसे खजाने पर अभी भी यकीन था। उसने चुपके से अपने शहर के दोस्तों से एक सेंसर मशीन मंगवाई। उसी रात जब गजेंद्र और तांत्रिक शमशान के पास अनुष्ठान कर रहे थे, माधव ने उन्हें देख लिया। माधव डर गया, लेकिन उसने भागने के बजाय छिपकर उनकी बातें सुनी। उसे पता चला कि गजेंद्र उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे पागल घोषित करने की योजना बना रहा है। माधव सुबह सुबह हरिया काका को ढूंढने निकला। रास्ते में उसे गजेंद्र का बेटा बिरजू मिला। बिरजू ने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और हाथ में कुछ मशीन थी। अरे माधव काका, राम राम। सुना रात को आपके घर हंगामा हुआ। पिताजी बता रहे थे कि आप बहुत डरे हुए हैं। राम राम बेटा। हाँ, कुछ तो हुआ था, पर तुम यहाँ इस मशीन के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं काका, ये तो बस मिट्टी जांचने की मशीन है। मैं देख रहा था कि यहाँ खेती के लिए मिट्टी कैसी है। वैसे काका, पिताजी कह रहे थे कि आप जमीन बेचने की सोच रहे हैं। अगर बेचें तो हमें ही दीजिएगा। बाहर वालों से अच्छा है पड़ोसी के पास रहे। बाप जमीन मांग रहा है, बेटा मिट्टी जांच रहा है। और रात को भूत आया था। ये सब कड़ियां आपस में जुड़ी हुई है। नहीं बेटा, अभी तो मैं नहीं बेच रहा, लेकिन तुम अपनी ये मशीन लेकर उस टूटी दीवार के पास क्यों नहीं जाते? शायद वहां की मिट्टी में कुछ खास हो। अरे काका, आप भी मजाक करते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। माधव ने देखा कि बिरजू के जाने के बाद उसकी जेब से एक छोटा सा तार का टुकड़ा गिर गया। माधव ने उसे उठाया। वो एक छोटे स्पीकर का तार था। माधव की आंखों में एक चमक आ गई। माधव भागकर हरिया काका के पास गया। काका ने सब सुना और अपनी हुक्का पीते हुए बोले, माधव, लोहा लोहे को काटता है। गजेंद्र लालच के नशे में है। उसे होश में लाने के लिए तुम्हें उसे वह दिखाना होगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है, नुकसान। काका ने माधव को गांव के पुराने इतिहास के बारे में बताया। बेटा, जहां तुम रहते हो वहां सैकड़ों साल पहले गांव का निकास द्वार था। वहां कोई खजाना नहीं, बल्कि एक विषाक्त कुंड था जिसे राजाओं ने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। गजेंद्र जिसे सोना समझ रहा है, वह गंधक और जहरीली गैसों का भंडार है। माधव को अपनी योजना मिल गई। सुमित्रा, इधर आओ। देखो मुझे क्या मिला। ये क्या है? ये तो कोई बिजली का तार लगता है। हाँ, और ये मुझे बिरजू की जेब से गिरते हुए मिला। और तुम्हें पता है, कल रात वो आवाज कैसी थी? बिल्कुल वैसी ही जैसे गांव के मेले में वो नाटक वाले निकालते हैं। मुझे अब पक्का यकीन हो गया है सुमित्रा, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। ये गजेंद्र और उसके बेटे की चाल है। हे भगवान, अपने ही पड़ोसी के साथ ऐसा धोखा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? उनके पास तो सब कुछ है। लालच सुमित्रा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। हरिया काका ने कहा था कि मेरी जमीन के नीचे कुछ राज है। शायद गजेंद्र को लगता है कि यहाँ खजाना गड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम उनसे लड़ने गए तो वो अमीर है, गांव वाले उन्हीं की मानेंगे। हम लड़ेंगे नहीं, हम पड़ोसी का धर्म निभाएंगे। अगर उन्हें खजाना चाहिए तो हम उन्हें खजाना देंगे, लेकिन वो खजाना नहीं होगा जो वो सोच रहे हैं। माधव को अपनी योजना मिल गई। उसने सुमित्रा के साथ मिलकर गजेंद्र को उसी के जाल में फंसाने की तैयारी की। माधव ने एक योजना बनाई। उसने जोर जोर से सुमित्रा से बातें करनी शुरू की ताकि बगल में कान लगाए बैठा गजेंद्र सुन सके। सुमित्रा, तुम्हें पता है, आज मुझे सपना आया। मेरे दादाजी ने बताया कि उस टूटी दीवार के ठीक नीचे 10 हाथ गहराई पर एक घड़ा है, लेकिन उसे सिर्फ आज रात को ही निकाला जा सकता है।
वरना वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। सच? तो हम अभी खोदते हैं ना? नहीं नहीं, मेरी कमर में बहुत दर्द है। हम कल सुबह देखेंगे, अगर किस्मत में होगा तो मिलेगा। चलो सो जाते हैं। दीवार की दूसरी तरफ गजेंद्र और बिरजू ने ये सब सुना। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुमने बिरजू 10 हाथ नीचे, और आज की ही रात। माधव तो सो गया। चलो हम अभी खोदते हैं, सुबह होने से पहले खजाना हमारा होगा। लेकिन पिताजी, ये चोरी होगी। चुप कर, ये अकलमंदी है। पड़ोसी सो रहा है तो उसका फायदा उठाना ही दुनिया का नियम है। चल कुदाल उठा। गजेंद्र और बिरजू ने चुपचाप माधव की जमीन की तरफ खुदाई शुरू कर दी। वो पागलों की तरह मिट्टी हटा रहे थे। 1 हाथ, 2 हाथ, 5 हाथ। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। यहाँ मिट्टी बहुत गीली है और अजीब सी गंध आ रही है। डर मत, वो सोने की पुरानी गंध होगी। बस थोड़ा और, हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही उन्होंने 10 हाथ की गहराई पार की, कुदाल एक सख्त चीज से टकराई। टन! मिल गया बिरजू, खजाना मिल गया। लेकिन जैसे ही गजेंद्र ने जोर से कुदाल मारी उस सख्त चीज को तोड़ने के लिए, वहाँ से कोई सोना नहीं निकला, बल्कि एक बहुत तेज धार पानी की फूटी। शू! वो गांव का पुराना गंदा नाला था। अरे ये क्या है? ये तो बदबूदार पानी है। मेरी आंखों में जलन हो रही है। बिरजू भाग! लेकिन पानी का दबाव इतना तेज था कि गड्ढे की मिट्टी धंसने लगी। बिरजू का पैर फिसल गया और वो उस गहरे गड्ढे में गिर गया। ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। पिताजी बचाओ, मैं धंस रहा हूँ। बिरजू बेटा, मेरा हाथ पकड़। गजेंद्र कोशिश कर रहा था, लेकिन जहरीली गैस के कारण उसका दम घुट रहा था। तभी अचानक वहाँ माधव दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक रस्सा था और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसके पीछे हरिया काका और कुछ गांव वाले भी थे। गजेंद्र भाई, हटो वहाँ से। काका, मुझे बचा लीजिए। माधव ने अपनी एड़ियां जमीन में गड़ा दी। उसके हाथ छिल गए, खून निकलने लगा, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे कीचड़ और गंदगी से सने बिरजू को बाहर खींच लिया गया। उसके बाद उन्होंने गजेंद्र को भी सुरक्षित स्थान पर खींचा, जो गैस की वजह से निढाल हो। सुबह हो चुकी थी। गजेंद्र और बिरजू अब होश में थे। पूरा गांव इकट्ठा था। गजेंद्र सिर झुकाए बैठा था। उसे किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देख लिया गजेंद्र, जिसे तुम खजाना समझ रहे थे वो मौत का कुआं था, और जिसे तुम बर्बाद करना चाहते थे उसी ने आज तुम्हारे कुल के दीपक को बुझने से बचाया है। मुझे माफ कर दे माधव, मैं अंधा हो गया था। लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैंने तेरे घर पे भूत का नाटक करवाया, तेरी दीवार तोड़ी, तेरी जमीन हड़पना चाहा, और तूने मेरे बेटे की जान बचाई। उठो भाई, पड़ोसी का धर्म सिर्फ साथ रहना नहीं होता, मुसीबत में एक दूसरे की ढाल बनना होता है। जमीन जायदाद तो यही रह जाएगी, लेकिन अगर आज बिरजू को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। काका, मैं शहर से पढ़कर आया, लेकिन असली पढ़ाई तो आज आपने सिखाई। मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, बीती ताही बिसार दे। बस याद रखना, दूसरों का हक मारकर कभी बरकत नहीं होती। उस घटना के बाद गजेंद्र पूरी तरह बदल गया। उसने अपने खर्च पर माधव की दीवार दोबारा बनवाई, और सिर्फ दीवार ही नहीं बल्कि माधव के पूरे घर की मरम्मत करवाई। वो जहरीला नाला जो खुला था उसे गांव वालों ने मिलकर सही दिशा दी, जिससे अब खेतों की सिंचाई होने लगी। माधव भाई, अब हम दीवार नहीं रखेंगे, बीच में एक छोटा दरवाजा रखेंगे, ताकि जब भी जरूरत हो हम एक आवाज में एक दूसरे के पास पहुंच सकें। ये हुई ना बात गजेंद्र भाई। अब उस गांव में माधव और गजेंद्र की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। जो जमीन कल तक झगड़े की जड़ थी, अब वहाँ दोनों मिलकर खेती करते थे। फसल लहलहा रही थी, बिल्कुल उनकी दोस्ती की तरह।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो ढोंगी तांत्रिक अभी भी गांव में घूम रहा था और दूसरे लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा था। बिरजू ने ठान लिया था कि वो उसे सबक सिखाएगा। काका, उस तांत्रिक ने ही पिताजी को भड़काया था। उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। चिंता मत करो बेटा, उसका इलाज भी मेरे पास है। माधव और बिरजू ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक जादुई यज्ञ का नाटक रचा। तांत्रिक को लगा कि यहाँ भी कुछ माल मिलेगा। वो वहाँ आ गया। ओम भट स्वाहा। यहाँ बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उसके लिए सबको अपनी अपनी सोने की अंगूठियां इस आग में डालनी होंगी, तभी माता प्रसन्न होंगी। वाले जो अब माधव और गजेंद्र की सच्चाई जान चुके थे, वो गुस्से से तांत्रिक को देख रहे थे। बाबा, मेरी ये मशीन कह रही है कि खजाना जमीन के नीचे नहीं, तुम्हारी झोली के अंदर। बिरजू ने सबके सामने तांत्रिक की झोली उल्टी कर दी। उसमें से गजेंद्र के घर से चुराई गई कुछ चीजें और चुंबक निकला, जिससे वो चीजों को हिलाता था। गांव वालों ने तांत्रिक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। एक शांत शाम गजेंद्र और माधव बगीचे में बैठे चाय पी रहे थे। माधव, एक बात पूछूं? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस रात खुदाई करने वाला हूं? और वो सपना वाली बात, वो झूठ थी ना? अरे भाई, जब नीयत साफ हो तो भगवान भी साथ देता है। मुझे पता था कि तुम मेरी बातें सुन रहे हो। और वो गंदा नाला, वो तो मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में बताया था कि वहां कभी मत खोदना। मैंने तो बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए वो नाटक किया था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उस गंदगी के निकलने से मेरा मन भी साफ हो गया। चलिए, अब पुरानी बातें छोड़िए। देखो, हमारे खेत कितने हरे भरे लग रहे हैं। सुखपुर गांव में अब कोई भी पड़ोसी एक दूसरे से जलता नहीं था। माधव और गजेंद्र की कहानी ने सबको सिखा दिया था कि असली खजाना जमीन के नीचे नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों और आपसी विश्वास में होता है। दोस्तों, दीवारें तो ईंट पत्थर की होती हैं, टूट भी जाएं तो बन जाती हैं, लेकिन विश्वास की दीवार कभी मत टूटने देना। और हाँ, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, क्योंकि मुसीबत में सबसे पहले वही काम आता है, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। सही कहा भाई। और लालच, वो तो दीमक है। मेहनत की रोटी में जो स्वाद है, वो छीन कर खाने में कहाँ।